नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात हर पल बदलती महाराष्ट्र की सियासत की, एनसीपी में जारी महासंग्राम की, बात एनसीपी को लेकर पावर वर्सेस पवार की और बात शरद पवार और अजीत पवार के पावर की। जी हां, एनसीपी के नाम व निशान पर दावे को लेकर अजीत और शरद पवार दोनों गुट आमने सामने हैं। दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। पहले शरद पवार गुट ने अर्जी लगाई जिसमें कहा गया कि कोई भी एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा आयोग के सामने करे तो आयोग उनका पक्ष जरूर सुने। कुछ घंटों बाद अजीत पवार गुट ने भी 40 से अधिक विधायकों के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोका। अब एनसीपी में नाम और निशान की जंग तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की बगावत से शुरू हुई सियासत हर पल करवट बदलती रही। एनसीपी चीफ शरद पवार से अजीत पवार की बगावत अब अगले पायदान पर पहुंच गई है। पहले एनसीपी से बगावत कर डिप्टी सीएम की कमान और अब पार्टी के नाम और निशान को लेकर एनसीपी में घमासान लगातार जारी है। एनसीपी किसकी होगी? चाचा भतीजे में पावर का गेम चल रहा है। अजीत पवार गुट भले ही 40 विधायकों के समर्थन की बात कर रहा था, लेकिन पार्टी के विधायक अब 3 गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। एक गुट अजीत, दूसरा गुट शरद पवार के साथ है, तो वहीं विधायकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये फैसला नहीं कर पा रहा कि जाएं तो जाएं कहां। आपको यहां बता दें कि अजीत पवार के पास अभी 31 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के समर्थन में 14 विधायक हैं, तो वहीं बाकी विधायक अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। उधर दल बदल कानून लागू होने के बाद करें तो एनसीपी के 53 में से 37 से ज्यादा विधायक अजीत के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून से वो बच जाएंगे, और 36 से कम हो रहे हैं तो निलंबन तय है। उधर सीएम सिंधे गुट के खिलाफ उद्धव गुट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मांग है कि सिंधी के विधायकों की लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला हो। तो वहीं अजीत पवार की एंट्री से सिंधे गुट में भी बेचैनी दिख रही है, क्योंकि अजीत पवार के आने से उनके विधायकों को मंत्री बनाने से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों को लेकर काफी फेरबदल दिखाई देगा। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पवार परिवार की पावर पॉलिटिक्स में। तो अजीत पवार शरद पवार से अलग होकर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार के नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन भी हो गया है। लड़ाई अब पवार वर्सेस पवार में एनसीपी के नाम और निशान की है। महाराष्ट्र में एनसीपी की सियासत में अजीत पवार की बगावत के बाद नित नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए पत्र भेजा है। तो वहीं शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दोनों गुटों की ओर से विधायकों को व्हिप भी जारी किया गया था, जहां अजीत पवार ने सुबह 11 बजे बांद्रा के MIT कॉलेज में पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी, तो वहीं शरद पवार ने दोपहर 1 बजे नारीमन पॉइंट पर YB चौहान सेंटर में सभी विधायकों और सांसदों को जिले से लेकर तालुका स्तर तक सभी अधिकारियों और इकाइयों के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुलाने के लिए आधिकारिक पत्र जारी किया गया था। साथ ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने एक वीडियो भी जारी कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में पार्टी बैठक में शामिल होने की अपील की थी। इसके अलावा नए चुने हुए सचेतक जितेंद्र आव्हाड ने सभी विधायकों को पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप भी जारी किया था। मुंबई में दोनों गुटों की बैठक हुई। अजीत ने शरद की उम्र पर तंज कसा तो शरद पवार ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। बैठक के बाद अजीत अपने समर्थक विधायकों को होटल ले गए। बैठक के दौरान अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब अब 83 साल के हो गए हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार चला सकते हैं, हम में ताकत है। अब अजीत पवार के इस बयान पर शरद पवार ने कहा कि अजीत खोटा सिक्का निकला, अजीत की भूमिका देश हित में नहीं है। शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है और उन्हीं के पास रहेगा। तो वहीं एनसीपी के घमासान पर सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया आई है। तो वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राजनीति पारिवारिक रिश्ते के बीच न आए,
मैं खुद को भी पवार परिवार का ही एक हिस्सा मानता हूँ। बहरहाल अब शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं। एनसीपी किसकी है यह तय हो इससे पहले दोनों गुटों ने आज अलग अलग बैठक कर ली है, लेकिन बयानबाजी के बीच सवाल यही है कि अब एनसीपी किसकी होगी और महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या रंग दिखाएगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे जनता मांगे जवाब में, पवार परिवार की पावर पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। आणि मनामध्ये एकच भाव होती की या महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा आहे, या महाराष्ट्राच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनामध्ये प्रकाश कसा येईल याची काळजी घ्यायची। आणि त्या कामामध्ये तुमच्या कष्टानं आपण यशस्वी झालो। आज आपल्याला आणखीन पुढे जायचंय, संकट खूप आहेत। ही संकट ज्यांची वैचारिक भूमिका देशाच्या हिताची नाही, त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। पण चिन्ह घेऊन जात असं तर कुठलंही चिन्ह असं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे हैं, सिंधे गुट के शिवसेना प्रवक्ता गुलाब चंद तुवे जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब खेला खत्म हो गया महाराष्ट्र में कि अभी और खेलना है? अभी कांग्रेस बची है टूटने से? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी नमस्कार, अब आ रही आवाज जी। हमने कहा महाराष्ट्र में खेला खत्म हो गया कि अभी और कुछ बाकी है? कांग्रेस में है अभी 40 विधायक, उनमें भी कुछ है, और बिहार का नंबर कब लगा रहे हैं? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं दूसरी लाइन से म्यूट कर लिया था आपने लगता है। सर थोड़ा सा तकनीकी परेशानी आ गई, क्षमा चाहूंगा सर। आपने बड़ा प्रश्न ऐसा पूछा, खेला तो महाराष्ट्र में चल ही रहा है, खेला तो बहुत पुराना चलता आ रहा है, ये नहीं 1989-78 में भी एक बार खेला हुआ था जी। तो शायद इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, अन्य साथी प्रवक्ता और मित्र भी बैठे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आज जो है आप दूसरी पार्टियों से, एनसीपी के गुटों से, एनसीपी के प्रमुख गुट जो अभी समय 2 गुट हो गए, उनसे शुरू करेंगे।
या आदरणीय कांग्रेस के संजय जी से शुरू करेंगे? सुनने में आ रहा है कि पवार साहब जो है कांग्रेस में पुनः जा सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट में कार्यक्रम में आने से पहले कहीं डिजिटल मीडिया पर पढ़ रहा था। तो हमारा रोल जब तो आप बहुत ही विपक्ष मजबूत- बचने नहीं देंगे तो कहां जाएंगे वो? अरे सर, विपक्ष क्यों नहीं बचा हुआ है? ऐसी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, विपक्ष हम क्या खाए? हम लोग कोई अब मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं? आप जो आज अब मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। विपक्ष को हम कहाँ खा रहे हैं? विपक्ष तो हमेशा से सदन में रहा है, देश में विपक्ष रहा है, सारे विपक्षी एक हो रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। तो हम विपक्ष को कहाँ खाए जा रहे हैं? विपक्ष में तो बहुत दम, बहुत साहस है। वो फिर एकीकृत होंगे, वो फिर प्रयास करेंगे, वो फिर मोदी जी को गाली देंगे, वो फिर आगे बढ़ेंगे, वो फिर चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्ष तो रहेगा, विपक्ष को कोई खा कहाँ सकता है? हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है त्रिपाठी जी, विपक्ष तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, अभी उन्होंने, सुप्रिया जी ने हालांकि मराठी में कहा, बहुत समझ में नहीं आया हमारे, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो पूरी पार्टी खा जाऊंगा। अब देखिए सर, सुप्रिया जी की मनस्थिति इस समय क्या चल रही होगी, उनके हृदय पे कितने बड़े घात पड़े हैं, पुत्र पुत्री मोह में, परिवारवाद के चक्कर में क्या क्या हो जाता है, तहस से नहस हो जाता है, वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाती है। तो इस प्रकार के बयान आना स्वाभाविक है। इससे अच्छे बयान की कल्पना नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए, महाराष्ट्र एक जागरूक प्रदेश है और वहां के नेताओं ने देश हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पे उनका फैसला उन्होंने अपने विवेक से लिया है। जैसी स्थितियां चल रही हैं, तो अभी बहुत सारी घटनाएं अभी भविष्य के गर्भ में है। कुछ भी इस प्रकार से कहना, अब देखिए क्या है कि सरकारी एजेंसियां हैं, न्यायालय है, बहुत सारी चीजें अभी आगे डेवलपिंग मोड में है। जैसे मैं समाचारों को देखता हूँ, समझता हूँ, तो ANI का एक ऐप है, उसमें लिखा रहता है अभी डेवलपिंग मूड में है, स्टोरी इन डेवलपमेंट। अभी अभी 1-2 लाइन की खबरें होती हैं, उसके बाद स्टोरी इन डेवलपमेंट। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के लिए वेट एंड वॉच, चुपचाप हम चल रहे हैं। 24 की तैयारी है, विपक्ष को चाहिए कि वो अपनी तैयारी करें। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो पारिवारिक झगड़ा है, परिवारवाद के असर का असर है। जो परिवारवाद जब पार्टी में हो जाता है उसके आफ्टर इफेक्ट है ये, तो यही चल रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब दूसरे, ठीक है, शिवसेना समान विचारधारा लगभग आपकी और शिवसेना की रही है, मिलकर लड़ते भी रहे हैं चुनाव, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एक एनसीपी जो आपसे बिल्कुल अलग विचारधारा के तहत पैदा हुई, पार्टी बनी, उनके विधायकों को आप कहां समाहित करेंगे आने वाले चुनाव में? जल्द जब अगला महाराष्ट्र का चुनाव होगा, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, 2001 के आसपास की बात है, अजीत जोगी जी ने 30 का बीजेपी के विधायक हैं जिसमें 17 तोड़ दिए थे। और जब 17 वो तोड़े थे, जब चुनाव आया था तो उनमें 17 में से 15 हार गए थे कांग्रेस की टिकट से। तो ये स्थिति आपके यहाँ ना हो, इसलिए मुझे आपकी थोड़ी चिंता लग रही है। हालांकि संजय जी ये चिंता कर रहे हैं, महेंद्र जी बैठे बैठे, कि उनके 40 में से, क्योंकि वन मंत्री ने उनके कहा है कि कई कांग्रेस के विधायक उनके उसमें है, तो महाविकास अघाड़ी में, अघाड़ी तो पता नहीं कहाँ चला गया, महाविकास भर बचा है। प्रदीप जी, अब देखिए मेरे लिए इस खबर पे मैं थोड़ा सा ध्यानाकर्षण चाहूंगा जी कि देखिए, अभी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मैं पढ़ रहा था, तो उनका जो मतलब चैनल पे आने वाला था, उनका खुद का है, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं लाइन नहीं कहना चाहूंगा, कोट नहीं करूंगा, लेकिन तात्पर्य यही था कि हो सकता है शरद पवार जी साहेब चले जाए में, तब तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि विपक्ष जो है कमजोर है या क्या है, तब तो बहुत मजबूत हो जाएगी। तब लोकतंत्र के जो असली है कि भाई विपक्ष भी मजबूत रहे तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये कुछ भी कहना अभी के लिए बहुत जल्दीबाजी होगी, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और मीडिया के बंधुओं का एक बेसिक अनडॉक्यूमेंटेड रूल है अगेंस्ट द डॉक, मतलब सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार पे प्रश्न करना, घेरना, वो भी एक परंपरा है हमारे लोकतंत्र की। लेकिन इस समय मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस बात पे कि अन्य बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं जी। आज जो दिन भर घटनाक्रम जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए। जी बिल्कुल देखना होगा
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में अपने कार्य में लगी हुई है और आगे लगी रहेगी और अगले लोकसभा चुनाव में विकास कार्यों में और गति आए और सभी का विकास हो, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा हमेशा रही है। हम उसी पे कार्य करते हैं। बिल्कुल उस पर कार्य करिए, लेकिन ये आप जब चुनाव आएगा तो 40 शिवसेना के जहां विधायक है वहां बीजेपी के कार्यकर्ता कहां चले जाएंगे, 40 अब और दावा कर रहे हैं एनसीपी के, तो उनको टिकट देंगे तो वहां के कार्यकर्ता कहां चले जाएंगे। यानी आपका कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है, जो बचपन से आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है वो कहां जाएगा। प्रदीप जी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है। जी। ये देखिए, ऐसा ये पहली बार अवसर नहीं हुआ है। गठबंधन आदरणीय स्वर्गीय अटल जी की सरकार में 17 पार्टियों का गठबंधन था, तब भी वही कार्यकर्ता था, उसी पीढ़ी को आगे ले चल रहे बहुत से कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पे ये बात आपकी इस बात की सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्यकर्ताओं का मन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है। आपको आदरणीय शिवराज मामा जी के शब्दों में कहूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान होगा तो मंदिर जाएगा, थोड़ा वैष्णो देवी चला जाएगा, चला जाएगा, लेकिन बगावत इस्तेमाल करता। चलिए मामा जी की आपने बात कही है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कंप्लीट कर लेने दीजिए। कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसी अनुरूप चल रहा है। देखिए, अब कई 10-10, 20-20, 40-40 वर्षों से कार्यकर्ता लगे रहते हैं पार्टियों में। हमारी पार्टी में तो देखिए मैं तो एकदम बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि देखिए, परिवारवाद या क्षेत्रवाद जैसी कोई बात है नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परचम है, तो कार्यकर्ता इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षणिक होता है, लेकिन वो केवल मोमेंटरी होता है, उसके बाद वो पुनः राष्ट्र निर्माण में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए देश प्रथम। चलिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके अजीत जी के साथ जितने एमएलए आए हैं, शिवसेना के साथ जितने आए हैं, सब बिल्कुल राष्ट्र के विकास में लग जाएंगे। अभी तक वो विरोधी थे, वो एक क्षण में, एक दिन में अब राष्ट्र के विकास में आ गए। अभी तक राष्ट्र के विकास में वो के अगेंस्ट में थे। महाराष्ट्र सरकार, प्रदीप जी आ रहा हूँ फिर से, अभी दूसरी बार आने दीजिए। आपने मामा जी का नाम लिया है। अभी जो 24-25 विधायक पहुंचे थे सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में, वहां क्या स्थिति होगी? जो राजनीति के संत कहे जाते हैं, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से दीपक चुनाव चिन्ह लेकर के जनसंघ पार्टी को खड़ा किया, उनके बेटे दीपक जोशी जी चले गए छोड़ के कांग्रेस में। अभी संजय जी आपको चिंता होनी चाहिए। 40 आपके अघाड़ी अब कांग्रेस से अकेली बची है, वो विपक्षी एकता सब समाप्त हो रही है। हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, चाहे टूट जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ना है। नहीं, ये मैं इस और बाद में आता हूं। वैसे तो ये एनसीपी का अपना आंतरिक मामला है, हमारा इससे कोई लेना अरे आपके यहाँ भी होने वाला है। अभी सुधीर जो वहां के वन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भी आ रहे हैं। किसी के कहने से कोई कहीं कुछ नहीं होता। त्रिपाठी जी, हवाई किले बनाना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं तो दूसरी चिंता कमलनाथ जी भी मुगालते में थे, सरकार गिर गई। मैं दूसरी चिंता कर रहा हूं जी। आप देखो ना, सरकार गिर गई तो जनता ने किनको चुना है? जो आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। ये मुद्दा कहां से कहां लाए? एक मिनट, त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात बिल्कुल ट्रैक पे रखता हूं जी, और ट्रैक पे वापस लौटूंगा। ट्रैक से उतर जाते हैं, फिर ट्रैक पे मैं इतना चढ़ते सा भी हैं। नहीं भटकूंगा त्रिपाठी जी, इतना सा भी नहीं भटकूंगा। आपने उनको इतनी देर बोलने दिया, मैं तो शुरू ही हुआ हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो आदिवासी का ही मतदाता भी था ना जी। तो आज आप जनता को, जो आपको वोट देती है, उसके ऊपर आप इस तरीके की गलीच हरकतें कर रहे हैं आपके नेता, और ऊपर से दंभ भर रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जयराम रमेश जी ने क्या बयान दिया था? भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, कांग्रेस से जाने वाले किसी भी आदमी की वापसी होती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वापसी नहीं होगी। तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए तो कोई जाए। मैं वो जो आंकलन लगा रहे हैं कि 40 टूट जाएंगे, 20 टूट जाएंगे, 15 टूट जाएंगे, केवल किताबी बातें हैं। इनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात किस विषय पर होनी चाहिए और हो किस विषय पर रही है, आप ये देखिए। चलिए आप बताइए, उस विषय पे कर लेते हैं। देश बात करना चाहता है रोजगार की, वो हो नहीं सकती जी। देश बात करना चाहता है भ्रष्टाचार की। भारतीय जनता पार्टी करामात देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करने आई थी और कर क्या रही है? मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है। मैं अमूमन, आपने त्रिपाठी जी मुझे कभी भी पढ़ते हुए नहीं देखा होगा जी। मैं कोई नोट पैड लेके नहीं बैठता, कोई पन्ना लेके नहीं बैठता। मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर की भी आदत नहीं है, मेरे दिमाग में सारी चीजें फ्री रहती है। फिर भी बता रहा हूं,
मुकुल राय, सुखराम, हेमंता बिस्व, नारायण राणे, येदुरप्पा, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, इनमें से कौन आदमी ऐसा है जिसको ईडी और सीबीआई का सामना नहीं करना पड़ा था? और तो और उन्होंने क्या कहा था फडणवीस जी ने कि जेल में चक्की पीसिंग बगल में बैठा लिया। तो आप बताओ ये देश में बीजेपी कर क्या रही है? मतदाताओं के वोट बेचकर खरीद कर सत्ता में आओ, वहां बैठकर पाप करो और उसके बाद दूसरी पार्टियां जो आपको जिताए, जिनके ऊपर आप जीत करो, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ और अपना दामन साफ करा लो। तो ये मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पड़ोस में झगड़ा होता है त्रिपाठी जी, और उस झगड़े में जब लोग हिस्सा लेते हैं तो बीच का जो तीसरा पड़ोसी होता है उनमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लेता है जी जी, और आग लगाने का काम करता ये है। राजनीति है महेंद्र जी, कुछ भी होता है इसमें। तो राजनीति, तो फिर आप बोलिए ना कि आप जनहित की सरकार नहीं है, तो झूठे दावे किस बात के कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, 30 रुपए का पेट्रोल देंगे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी। तो खेल कौन सा खेल रही है? इसकी सरकार तोड़ लो, उसकी सरकार तोड़ लो, इसमें घुस जाओ, उसमें क्या बदतमीजी है? ये कोई देश चल रहा है, कोई राजनीति हो रही है? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, इतनी तीखी नजर रखते हो, आपको क्या लगता है या पैनल में बैठे बाकी लोगों को क्या लगता है राजनीति हो रही है, या राजनीति के नाम पे देश के लोगों के संग उनके मतदान का मजाक हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो कमल कीचड़ में खिलता है, आप बात समझो। तो कमल तो गया एक तरफ, ये तो कीचड़ उछाड़ने वाला काम हो गया, क्योंकि मूल स्वभाव तो कीचड़ फैलाना है। कांग्रेस के मित्र को मैं याद दिलाना चाहूंगा त्रिपाठी जी, जब यही कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में एनसीपी के साथ थी तो सब कुछ बढ़िया था, सब ठीक ठाक, सब तैयार थी। अब इनको तकलीफ हो रही है और कांग्रेस को नानी गिनाए। लेकिन आपके यहाँ से तो ईडी सीबीआई सब छापे पड़ रहे थे इनके यहाँ, अभी भी छापे पड़ेंगे क्या? अभी भी जांच जारी रहेगी क्या? ये वाली बात है प्रदीप। जांच कहाँ शुरू नहीं सर, देखिए ये प्रश्न बहुत बार आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, सर हमारी कर्नाटक में सरकार भी थी, हमारे मंत्री भी थे और मंत्री के पुत्र पे कार्रवाई हुई और वो गए जेल। क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में ऐसा कभी हुआ है? कांग्रेस शासित में यूपी में तो टी राजा से लेके कितने लोग जेल चले गए, सरकार उठी की थी, कलमाड़ी जी चले गए, बहुत सारे लोग चले गए थे। का क्या करोगे ये तो बताओ? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता है प्रदीप जी एक मिनट, संजय जी की बात आ जाए हमारे साथ, वो काफी देर से पवन पांडे जी हैं जो मुख्य रूप से आज दूल्हा हैं जी। संजय जी समाप्त करें तो आज के दूल्हे पवन पांडे जी हैं कि अब क्या होगा, एनसीपी पूछ लेते हैं, आप अपनी बात खत्म करें संजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के बाहुबली जो इनने पाल लिए हैं वो तो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वो प्रज्ञा भारती राष्ट्रपिता बापू का अपमान करती है, उसको मन से माफ नहीं करते, बात खत्म हो गई। ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ केस हुआ था, कोई मजाल नहीं उनको हाथ लगा दे। अजय मिश्रा टहनी क्या कर रहे हैं? न्यायालय में है, उसके बाद जनता आपसे सवाल नहीं करे, विपक्ष आपसे सवाल नहीं करे, क्यों नहीं करेगा? चलिए, पास्को एक्ट न्यायालय ने नहीं हटाया प्रदीप जी, वो तो पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। पवन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। पवन जी अब क्या होगा? अभी परसों हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, आपने कहा असली जो एनसीपी है शरद पवार जी के साथ है। आप अभी हैं शरद पवार जी के साथ कि नहीं? बिल्कुल है, सारी पार्टी है उनके साथ, मैंने परसों भी कहा था। लेकिन अब जो पार्टी सामने आ रही है, जो शिवसेना के साथ हुआ, हालांकि अभी तलवार लटक रही है अजीत पवार जी के, कम से कम 37 विधायक चाहिए, 36 से कम हुए तो दल बदल विधेयक कानून आ जाएगा उनके सिर पे। अब असली शिवसेना हो गई उद्धव गुट, शिंदे गुट, चूंकि चुनाव आयोग ने भी दे दिया, निशान भी मिल गया उनको, पार्टी भी मिल गई। वही स्थिति अगर 40 विधायकों को उन्होंने शपथ पत्र दिया है अजीत जी ने, हालांकि 31 पहुंचे थे, लेकिन ये जो 7 विधायकों के अगर सही उनके साथ पहुंच गए तो घड़ी भी उनकी, आपके पास पट्टा भी नहीं रह जाएगा, उनके पास घड़ी भी चली जाएगी और एनसीपी भी चली जाएगी। देखिए, राजनीतिक संघर्ष का ही नाम है। पवार साहब ने पार्टी खड़ी की, संघर्ष करके कार्यकर्ता बनाया और संघर्ष करके कार्यकर्ताओं के बल पर मतदाता तैयार हुए, उसके बाद विधायक और एमपी बनते हैं। अब राजनीति का देखिए एक भयावह रूप देखने को मिल रहा है कि मतदाताओं के मत का किस प्रकार जो केंद्र में बैठी सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है। सबसे बड़ा केंद्र कहाँ कर रही है? आपके पार्टी के जो पुरोधा थे अजीत पवार जी, जो सुप्रिया जी दादा बोलती, वो गए हैं भाई, केंद्र ने कहा पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी लाए। नहीं, आप एक चीज बताइए,
नहीं, मैं सिर्फ आपसी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस चीज को मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी दबाव के जिस पार्टी जिस विचारधारा में जीत के आता है वो अचानक से सारे चीजों को देखते हुए भी वो उस विचारधारा में शामिल होगा जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ता रहा है? नहीं, तो इसमें पार्टी नहीं, इसमें अजीत पवार जी पद का लोभ संवरण नहीं कर पाए, वो उप मुख्यमंत्री जाके बन गए। तो इसमें अजीत पवार जी यानी जो एनसीपी जब बनी थी तब से साथ में है, ये उनका दोष है कि बीजेपी का दोष है? देखिए, अगर हम लोग इसी प्रकार से बीजेपी को हम लोग से गए तो हमारे लोकतंत्र का इसी प्रकार से मजाक उड़ता जाएगा और ये लोग अपनी मनमानी करते जाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जो कहती है कि मैं 300+ सीटें अपने बल पर जीत लूंगा, उसको आखिर विपक्ष का एक बैठक होने के बाद इतनी घबराहट क्यों हो गई? आप पहले इस बात पर भी चर्चा करिए। ये वही लोग हैं जो हर काम राष्ट्रहित में करते हैं। आप देखिए कि कश्मीर में एनपीपी के साथ ये राष्ट्रहित में समझौता करके सरकार बनाते हैं और फिर राष्ट्रहित में उनके साथ गठबंधन तोड़ देते हैं। ये सारे काम राष्ट्रहित में करते हैं। आज इन्होंने कल तक चक्की पीसिंग का धमकी दे रहे थे और नेशनल करप्ट पार्टी ये कह रहे थे एनसीपी को। आज इन लोग को वो इतना प्यारा लग रहा है कि वो चक्की पीसिंग से वो बाहर निकल गया, अब वो सीधा इनकी सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये क्या इन पर आप उंगली नहीं उठाएंगे? क्या इनसे इसका जवाब नहीं मांगेंगे कि भैया चक्की पीसिंग कहाँ गया आप लोगों को पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ? चलिए, ये चक्की पीसिंग तो अलग बात हो गई, लेकिन शरद पवार जी ने कहा था, उन्होंने स्वीकार भी किया था, जब सुबह सुबह शपथ ग्रहण हुआ था, राष्ट्रपति शासन हटा था, तब उन्होंने कहा था मेरे चाल का एक हिस्सा था ये राष्ट्रपति शासन हटवाने के लिए। अब वो हिस्सा कहाँ चला गया? खुद ही फंस गए शरद जी अपने खेल में। देखिए, राजनीति होता ही संभावनाओं खेल ऐसा के हाथ में। आज जिस पर बड़ी भारतीय जनता पार्टी शासन इसी प्रकार से जाएगा। आप हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आप गलत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको रोकिए। आप स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दीजिए, आप तरीके से आइए भाई, जनता के बीच में जाइए। अगर आपने काम किया तो आपको डर किस बात का? सिर्फ आप तोड़ मरोड़ क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष रहे देश में? आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर रहे? अगर आप मजबूत हैं तो आपको डर किस बात का? अगर आपने काम किया है तो आपको किस बात का डर है? भाई जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको वोट देगी, लेकिन आप अच्छी तरह की जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। तो इसका आपने सीधा एक फॉर्मूला निकाला है कि उससे पहले हम विपक्ष को ही कमजोर कर देते हैं, ना विपक्ष रहेगा ना मुझे हारने का कोई डर रहेगा। आप तो वो काम कर रहे हैं ना। राजनीति में ये रणनीति है, उस रणनीति के तहत चल रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी बहुत अच्छी रणनीति है, लेकिन कुछ चीजें जनता के हिसाब से भी करनी पड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हमारा स्तर इतना नीचे गिर जाएगा? क्या हम इतने नीचे स्तर पर आके राजनीति करना शुरू कर देंगे अपने सत्ता में आने की लोलुपता के चक्कर में? क्या हम इतने गिर जाएंगे कि हम कोई चीज को भी नहीं ध्यान देंगे? भाई हम कुछ भी करें। पवन जी, एनसीपी के 40 विधायक अगर आ रहे कि हमारे गुट में अच्छा, हमारे दल में अच्छा नहीं चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, 83 साल के शरद जी हो चुके हैं, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और हम आपके साथ गुट के साथ बीजेपी में शामिल नहीं किया, अभी उन्होंने सरकार में शामिल किया। अब आपके जैसे पत्रकार ये बोलेंगे कि हम बीजेपी गुट के साथ हैं, अब वहाँ सरकार बना रहे हैं, उस विचारधारा के साथ आप समझौता करके चल रहे हैं, आप किसी के साथ नहीं है। शरद पवार जी बूढ़े हो गए, इसका ज्ञान अभी आपको प्राप्त हुआ, ये इनको पहले प्राप्त नहीं था। जब ये टिकट मांगने आए थे तब इनको ये ज्ञान नहीं था कि शरद पवार जी का उम्र हो गया है, ये सब ज्ञान नहीं था। तब तो पवार साहब करके फैसला लगे, इन्होंने टिकट लिया। पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं, पवार साहब ने इन पर विश्वास किया और इन लोगों ने इस समय पर आके धोखा देने का काम किया। तो पवार साहब ने बाकी पे नहीं विश्वास किया, परिवार के बाहर पे विश्वास करते, चूंकि सगे भतीजे थे, अपना खून था, इसलिए उन पे विश्वास किया। आप पे विश्वास करते तो हो सकता है आप नहीं टूटते। नहीं, प्रफुल्ल पटेल साहब पर भी किया, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया, अपनी बेटी के समानांतर उनको बनाया, ये छोटी बात है क्या? जी, उनको राज्यसभा भेजा, ये छोटी बात है क्या? उनको जब ये सरकार में थे उनको केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनाया था, छोटी बात है क्या? देखिए, पवार साहब ने जो किया वो करने का हिम्मत इस देश के बहुत कम नेताओं में है, और ये जो लोग गए अच्छी तरह जानते हैं। अब इनकी
माने दिक्कत ये है कि ये लोग को इस तरीके से जाल में फंसाया गया है कि ये बेचारे चाहते हुए भी उस जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। और अब क्या है कि अब इनकी मजबूरी बन गई है, चले तो गए हैं, फंस गए हैं, अब बचना भी है, जनता को मुंह भी दिखाना है, जी। तरह तरह का डंडा अपना रहे हैं, इनकी मजबूरी है, वो हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी तरह जान ले कि नेता गया है, कार्यकर्ता और मतदाता कहीं नहीं गया है। ये आने वाले चुनाव में इनको पता चलेगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि इस देश, देखिए हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे देश की मतदाता बहुत महान है, सब कुछ समझते हैं और जानते हैं। ये जो कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आप देखेंगे 2024 में कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। भले आज ये लोग जो कर ले, चलिए बात है। चलिए पांडे जी, निश्चित तौर पे मुंह की खानी पड़ेगी तो आने वाला समय ही बताएगा। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको कि अब पार्टी, अब देखिए कोई भी पार्टी खड़ी करने में लंबा समय साधना लगती है, पर अटल जी ने भी कहा था लंबी साधना होती है, और उसमें मेन चीज चुनाव चिन्ह है। आम मतदाता जो जिसको राजनीति से बहुत मतलब नहीं, वो चुनाव चिन्ह देखता है। अगर शरद जी के साथ है तो घड़ी चुनाव चिन्ह देख रहा होगा। अब घड़ी चुनाव चिन्ह चला जाएगा, नाम चला जाएगा, अगर जैसा कि सिंधे गुट ने ले लिया, तो उसमें अब क्या शरद पवार जी इस पार्टी को 2024, हमें लगता है विधानसभा के भी इलेक्शन है, लोकसभा के भी है, कैसे खड़े कर पाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक पार्टी को खड़ा करने वाली बात है, शरद पवार जी चूँकि पार्टी खड़ा कर चुके हैं तो हो सकता है खड़ा कर लें, लेकिन एक समस्या जो खड़ी होती है क्षेत्रीय पार्टियों के लेकर के, जब दल बदल कानून विधेयक जो है कानून है और उसके तहत इतने विधायकों की संख्या होनी चाहिए, तो जब टूट फूट होती है, चाहे उस गुट में हो, चाहे जो शिवसेना में देखा होगा आपने, और जो है यहाँ पर अभी एनसीपी में वही स्थिति आएगी जी। तो ये स्थिति होती है। जैसे अब वहाँ कांग्रेस का है, अगर उसमें चले भी जाएं तो मतलब कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं जाएगा, पार्टी का नाम और निशान नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता एक नेशनल पार्टी को, लेकिन यहाँ पड़ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पार्टियाँ उसी जो है प्रदेश में हैं। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इतने विधायक चले जाते हैं तो ये निश्चित रूप से घड़ी चुनाव चिन्ह और ये जो है पार्टी, ये दोनों चली जाएगी किसके पास? अजीत पवार के पास। लेकिन अभी संख्या देख रहे हैं कि 31 के ऊपर अभी नहीं दिख रहा है, 37 चाहिए। आप मेरे ख्याल में आपके अनुसार 37 से कम नहीं चाहिए, 36 से कम नहीं हो तो योग्यता का वो लग जाएगा। हाँ, तो वो है कि फिर दल भी बदल भी देगा, तो फिर इसके बाद इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो फिर विधानसभा अध्यक्ष उसको लंबित करते रहते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश करते हैं, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, फिर चुनाव आयोग तो जाएंगे ही जाएंगे। पार्टियां अभी चली गई हैं नाम निशान को लेकर के भी जी। तो मेरा ये कहना कि ये स्थिति बन जाती है। अब रही बात शरद पवार की कि 2024 के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी, तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने कहा भी है कि कार्यकर्ता उनके साथ है, उन्होंने पार्टी खड़ी की है, नेता भी उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी का एक धड़ा तो बन के रहेंगे। अब भले उनके पास घड़ी सिंबाल न रहे जी, लेकिन एक नेता के रूप में जो है अपना जो व्यवस्था तो उनका रहेगा ही रहेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा जैसे टूट भी जाते, पहले स्प्लिट हो जाता दोनों पार्टियों में, उसके बाद लेते, लेकिन पहले मंत्री बनाते इसके बाद स्प्लिट होता है। तो वहाँ कौन सी ऐसी मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी जो इनको डिप्टी सीएम बना दिया? अब आप देखिए शिवसेना में भी शिंदे गुट में देखिए वहाँ बैठक चल रही है बराबर, लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया, तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। सरकार बड़े आराम से चल रही थी, बहुमत भी था, लेकिन इनको तोड़ने का मतलब यह है कि आप कहीं न कहीं जो है वहाँ पर पार्टी को, दूसरी पार्टियों को कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये सिर्फ जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उसका सबसे बड़ा जो प्रयोग यहीं पर हुआ। हो सकता है कि बिहार में भी हो जाए, बिहार में भी स्थिति बन सकती है, बन भी रही थी, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और जो है उसके राजद के साथ जाकर के सरकार में शामिल हो गए। नहीं तो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उसके बाद अचानक उनको लगा कि कहीं उनकी भी स्थिति शिवसेना जैसी न हो जाए, इसलिए पूरी पार्टी समेत वहाँ गए, बचा लिए अपने आप को। तो लोग क्या इतना खौफ है, खास करके ईडी सीबीआई। आप बताइए, जैसे इनके ऊपर जो है अजीत पवार और तमाम लोगों पर भाजपा का ये आरोप था कि ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े घोटाले, सिंचाई घोटाला और भी अन्य घोटाले में लिप्त हैं, इन पर ईडी सीबीआई तमाम चीज़ें लगी हुई थी। तो इनको ले लेने से क्या है कि पार्टी को कोई कितना फ़ायदा होगा ये तो देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में पूरा उसका होल्ड भी है, लोगों में
प्रधानमंत्री जैसा जो लोकप्रिय चेहरा भी है, ऐसे लोगों को जोड़ने से क्या कितना फायदा होगा कितना नुकसान होता आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये स्थिति जो है जो निर्मित हो रही है एक खौफ टाइप की, अब किस पार्टी कहाँ पे टूटेंगे, कहाँ टूट जाएगी, हाँ, कहाँ और नहीं। अभी कांग्रेस में मान लो 40 विधायक हैं, उसमें से भी 20-25 जा सकते हैं। तो राजनीति में आना जाना तो एकदम आम बात हो गई है कि किस तरह से वहाँ पर जो है आदमी तो चला जाएगा दूसरे में। तो ये तो अभी हो ही रहा है, पाला लोग बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि भाजपा को वहाँ पर इनके सत्ता चलाने के लिए ज़रूरत थी। हाँ, पार्टी तोड़ करके उनको कमज़ोर करना एक अलग बात हो सकती है। गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुलाब चंद जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। हम एक बार फिर चलते हैं। पवन जी, थोड़ा सा एक संक्षेप है, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस तो है ही। पवन जी, एक सवाल और है आपसे हमारा, मेरी आवाज आ रही हो तो? जी जी बोलिए। आपने कहा लोकतंत्र की हत्या, एक तरह से आपने कहा कि बीजेपी इनको मिला रही है, सब कर रही है, शरद जी की पार्टी तोड़ी जा रही है, अजीत जी टूट रहे हैं। लेकिन यही काम शरद पवार जी ने 1978 में किया था, आपको ध्यान हो। 40 विधायकों को लेकर उनकी सरकार गिरा दी थी तत्कालीन सीएम की। देखिए एक बात बताइए जी कि मतलब उस समय क्या परिस्थितियां थी, उसको लेके आज हम लोग जस्टिफाई करने को तैयार हैं। थोड़ी आवाज कट के आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय हमारा जो देश की परिस्थिति थी, उनकी पार्टी की क्या परिस्थिति थी और आज की क्या परिस्थिति है, हम दोनों को जस्टिफाई कर लेंगे इस चीज से। आज की परिस्थिति में हम लोग सिर्फ इसलिए मान लेंगे कि हाँ एक दिन इन्होंने एपी पार्टी से अलग हुए थे इसीलिए आज इनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए सही है, ये कोई बात नहीं हुई। वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थिति नहीं। वो परिस्थिति ऐसी क्या थी? वसुंधरा पाटिल जी की सरकार गिराई, कांग्रेस को तोड़ा, सारी विपक्षी दलों को प्रगतिशील मोर्चा बना लिया और प्रगतिशील मोर्चा बना करके एक खुद सीएम बन गए। रिकॉर्ड बना दिया भाई कि 38 साल में सीएम बन गए शरद पवार, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। हाँ, तो अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा इन्होंने किया इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर इसमें हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज की परिस्थिति में जो चीजें हो रही हैं, हम लोग देश में जो देख रहे हैं, वो किसी एक पार्टी के साथ तो नहीं हो रही है। आप इस बात को भी तो देखेंगे जी। ये एक परंपरा चली आ रही है पार्टियों को तोड़ने की। आप जिस भी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग को और अच्छा एक बात ये अभी थोड़ी देर पहले डिबेट में आपने किया कि आपके लोग टूट के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी डिबेट में एक बात आई कि लोग बाद में आप में शामिल हो रहे हैं, आप शपथ पहले दिलवा रहे हैं। तो अब बताइए कि इससे तो ये क्लियर हो गया ना कि नहीं, पहले इनको ऑफर दिया गया तब ये टूटे, पहले इनको क्लियर किया गया कि हाँ भाई जो भी आपके ऊपर मामला है ये नहीं होगा, और ये मैनेज होके ही तो गए होंगे, तब तो उनको उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री पद दिया गया होगा। तो इस पर सवाल नहीं बनता है क्या? बिल्कुल सवाल बनता है, बिल्कुल सवाल बनता है। पवन जी, देर न करते हुए हम प्रदीप जी से पूछ लेते हैं, आप भी सुनिए। प्रदीप जी, निश्चित तौर पे पवन जी ने बहुत सधी हुई बात कही है कि आपने ऑफर दिया, आपने लालच दिया, ईडी सीबीआई से हम तुम लोगों को बचा लेंगे, छोड़ देंगे। छगन जी को हालांकि 2 साल आपने जेल कराई दी थी, बेचारे 2 साल जेल में रहे, अब आपके यहाँ आपके साथ मिलकर मंत्री बन गए हैं। तो आपने शपथ कराई, मैंने लालच दिया, तब टूटे हैं। प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, थोड़ा सा इसमें मैं सहमति नहीं व्यक्त करूंगा कि ये देखिए विपक्षी आरोप तो लगाने के लिए स्वतंत्र है कि ईडी सीबीआई का आपने डर दिखाया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होना मैं नहीं मानता कि आप इस पर मेरी सहमति नहीं है जी। ईडी सीबीआई एक तरह से कहा जाए तो जुमला हो गया हर बात का, जब भी अवसर मिले सीधे डला दो कि डराने में लगे हैं, और वही जो राजनीति के ज्ञान हमें है, वही राजनीति के ज्ञान, बल्कि कांग्रेस हमसे ज्यादा पुरानी है, उनको ज्यादा अनुभव है। दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि न्यायालय भी है, न्यायालय में भी जा सकते हैं? दे दिया, ये कैसी बात हुई? निराधार आरोप है और इस आरोप में कोई दम नहीं है। कोई, मैं देता हूं जवाब। जी संजय जी, आ रहा हूं, उनकी बात आ जाए ना, आप जवाब दीजिए। कोई भी राज्य की सरकार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, मजबूती से बचाए रखने के लिए हर वो काम करती है जो कि आवश्यक हो।
विकास की रफ्तार रुके नहीं, बार बार राज्य पे एक्सचेकर के ऊपर चुनाव कराने का दबाव ना आए, राष्ट्रपति शासन न लगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि अब अगर आपको समझ में आ जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जिस प्रकार से विकास क्रम चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी विकास क्रम में है जिस प्रकार से अन्य दल हैं। तो 10, 12, शायद 14 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी जो थी, अब उससे अलग हो गई है। हम एक राष्ट्र को प्रथम मान करके हर वो कृत्य करेंगे जो कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होगा। आप जो पुरानी बातें, कांग्रेस, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, आपका समय महत्वपूर्ण, त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा तक आपने शासन किया, आपकी स्थिति अब दुरू हो गई है, तो आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करें कृपया। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक सेंटेंस कहा है कि समय परिवर्तित होता है और समय चलायमान है, तो जो आपकी अपेक्षाएं थी उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के आगे जाने के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। ढंग की बात कर लीजिए, ढंग की बात कर लीजिए, राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। चलिए प्रदीप जी, इसमें राष्ट्र पार्टी तोड़ रहे हैं, पार्टी टूट रही है, आपने कहीं ना कहीं आपसे समझौता हुआ होगा, तभी तो वो टूट के आए, आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, 8 मंत्री बना दिए, तो ये इसमें राष्ट्रहित कहाँ से, राष्ट्रहित बार बार समझौते का प्रपत्र दे दें। त्रिपाठी जी, कोई मित्र अगर समझौते का प्रपत्र दे दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि कोई समझौता पूर्व में रहा था। अब ये समझौता थोड़ी करेंगे, आरोप लगाना, ये समझौता थोड़ी करेंगे आप कि हम आपको क्लीन चिट दे देंगे, ऐसा लिखवाया थोड़ी होगा। 19 में भी तो इन्हीं पवार साहब के साथ हमारी कुछ क्षणों की सरकार बनी थी जी, फिर वो सरकार महाविकास आघाड़ी में चली गई, वही दल चला गया जी। चलिए संजय जी, जब जो जनादेश मिला हुआ था, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन न लगे, टूटे नहीं, अरे भाई 105 आप हैं, 40 शिंदे जी से ले लिए, 145 ही तो चाहिए, 21 अन्य जो विधायक है वो भी आपको समर्थन दे रहे थे, तो इसमें कहाँ डर था? क्या ये डर तो नहीं लग रहा आपको कि शिंदे जी के साथ जो 16 विधायकों की वो याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर कहीं फैसला आ गया तो आपकी अल्पमत में आ जाएगी, ये डर तो नहीं था? अरे कैसा डर त्रिपाठी जी, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, एक चुनाव 1998 में और 97 में जब लगातार छोटे अंतराल पे चुनाव हुए थे, तो उस समय 6000 करोड़ का झटका लगा था चुनाव कराने का इस देश में। बहुत लोग भूल गए हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं जवाब देता हूँ, समय खराब हो जाएगा। जी जी, प्रदीप जी समाप्त करें अपना जी। सरकार कहा जाता था कि अब तो जो है गठबंधन की सरकारों का युग आ गया है। जब कहा जाता था, आज विकास की रफ्तार अगर विपक्षी दलों से नहीं देखी जा रही तो बात दिगर है, लेकिन जैसा अभी किसी मित्र ने बोला कि असली पैमाना तो जनता है। अगर लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की है प्रदेश को चुनाव से बचाने के लिए, तो जनता अपना निर्णय लेगी। जी संजय जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको बड़ा अनुभव है, तो मैं आज आपको अपने अनुभव की बात बता देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं अपने अनुभव की बात बता देता हूं। जनता आपको 23 और 24 दोनों में जवाब दे देगी। और ये राष्ट्र की बात तो आप बिल्कुल ना करें, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मणिपुर आपने जलवा दिया, चीन आपकी छाती पे आके बैठा है, आपके प्रधानमंत्री के मुंह से नाम नहीं निकलता। मैं आपका प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, ये गलत बात, मैं ये नहीं करने दूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। प्रदीप जी आपने बात कही, संजय जी की भी बात सुनिए आप। प्रदीप, आप किस मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं? प्रदीप 24 की बात कर रहे हैं, 24 में जनता बता देगी आपको। चलिए प्रदीप जी सुन लीजिए आप, संजय जी आपको सुना, संजय जी ने, संजय जी को सुन लीजिए आप भी। जी संजय जी। देखिए, मैं कह रहा हूं देश में मणिपुर चल रहा है, क्या कर रहा है प्रधानमंत्री? मैंने कहा चीन आपके अंदर हजारों किलोमीटर घुसे, आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। जानकारी को सुधारिए, अपनी जानकारी को सुधारिए। आज अक्साई चीन, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, नेहरू कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री देश के नेहरू जी की कमी थी। आप उस पर ज्ञान न दे तो अच्छा रहेगा। आपको नैतिक अधिकार नहीं है उस पर ज्ञान देने का। चलिए प्रदीप जी, उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा जी। आवाज म्यूट कर दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। फिर क्यों कर रहे हो चीन के साथ बैठ के बार बार सीमा के पार? क्यों? कैसे आवाज नहीं आ रही मुझे जी? कैसे कप्तान हो गया, कैसे डोकलाम हो गया? क्या राष्ट्र की बात करते हो आप? मूर्ख बना रहे हो आप देशवासियों को। शुचिता की राजनीति की डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी जी चीन के गुप्तचरों से क्या करने गए थे? कौन सा समझौता किया था उन्हें चीनी राजनेताओं के साथ? प्रदीप जी, या तो हम छोड़ देते हैं, आप लोग डिस्कशन कर लीजिए, या संजय जी आ जाए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। आप बता दीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। संजय जी,
संजय मेरे जी पॉइंट नोट करो ना, आराम से आप जरा, मैं चुपचाप बैठ के मुस्कुराता हूँ, सुनता रहूंगा। जी बोलिए बोलिए। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, देश का ध्यान मणिपुर से हटाओ, देश का ध्यान बेरोजगारी से हटाओ, देश का ध्यान जो है भ्रष्टाचार से हो रहा है, ये खेला, इससे हटाओ। इन लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो हसन मुशर्रफ पे 3-3 महीने पहले तक सजा देने का प्रावधान चला, हजारों करोड़ के घोटाले, इनके ऊपर अब कार्रवाई अदालती होगी कि नहीं, पहले तो ये बताओ। पहले तो ये बताओ कि शुचिता की राजनीति करने वाले इस पूरी लिस्ट को अपने गले में हाथ बना के क्यों पहने हुए हो? अरे भाई, इनके ऊपर तो मुकदमे चल रहे चाहिए ना, इनको तो जेल भेजना चाहिए। मोदी पूरी कार्रवाई होगी, चिंता न करिए, ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पूरे पॉइंट लिख लो। मोदी जी तो मंच से चिल्लाए कहते थे एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, भ्रष्टाचारी को तो गले में हार पहन लिया आपने, ये धरा है काला चिट्ठा। जवाब दो ना एक बार फिर से नाम बता दीजिए, फिर से नाम बता दीजिए। अगर त्वरित कार्रवाई हो तो आप कहेंगे ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। प्रोटोकॉल चलने दीजिए, अपनी बातों में फंस गए संजय जी आप। 1 मिनट में भैया, मैं आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं, आप जवाब नहीं दे पाओगे, ये सुन लो। पहली बात तो मुकुल राय, सुखराम, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, येदुरप्पा, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मजे से आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, वही करके तो आप इनको अपने पाले में लाए हो। अब होगा कि नहीं होगा ईडी, अब होगी कि नहीं? अगर तेज हो काम तो आपको तकलीफ, और फिर ये मत पूछिए ना कि इन पे कार्रवाई कब होगी। दोनों को गले में, इन पे जो नाम ले रहे हैं, इन पे ऑलरेडी कार्रवाई हो रही थी, बाद में कार्रवाई आ गई आपकी पार्टी में तो बंद हो गई, इनका कहने का। अरे बात हुई है, सरकारी पूरी बात समझ में आई, तेज धीमी होती रहती है, लेकिन बंद नहीं होगी, आप भरोसा रखिए इस पे। संजय जी भरोसा रखिए, कुछ भी बंद नहीं होगा। पैनलिस्टों को गुमराह करने का काम मेरे सामने तो मत करो। मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे 3 सवाल है, तीनों के जवाब दे दो। मणिपुर चल रहा है, क्या कर रहे हो बताओ? चलिए। किसानों को चलने वाले इंटरटेनिंग के खिलाफ क्या कर रहे हो बताओ? बेरोजगारी के खिलाफ क्या कर रहे हो? और इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, बता दो। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जिनके ऊपर सीधे सीधे मुकदमे चल रहे हैं, बताओ क्या करोगे? अब तो अपने में मिला लिया कि पानी है पानी, मेरा आराम से मैं आपका जवाब दे देता हूँ, आराम से। चलिए संजय जी, दे दीजिए प्रदीप जी। देखिए, मणिपुर में सेना गई, स्थिति कंट्रोल में है, और जो ये आप चिट्ठा लेके बैठे थे, संजय भाई सुन लीजिए, जो चिट्ठा लेके बैठे थे ये रिकॉर्ड में रहेगा, ये प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। त्रिपाठी जी का चैनल है, यहाँ कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, इतना तो मैं भरोसा रखता हूँ। अरे ये पूरे देश से डिलीट नहीं होगा, जनता आपको डिलीट कर देगी 2024 में। इन सब पे कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। तो फिर आपने पार्टी में क्यों ले लिया? दिलाइए कि आप ये आरोप लगाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, तो फिर आपने इनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? अगर ये चोर है तो आपने इनको मंत्री पद कैसे बांट दिए? अगर ये चोर है, अगर ये गुनहगार हैं, तो आपने इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने इन लोगों को मंत्री पद बांट दिए। कमाल की बात करते हो भाई। सिंधे जी ने बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने बांटा है, सिंधे जी ने। अरे तो शिंदे जी का समर्थन किसको है सर? त्रिपाठी जी आपने, शिंदे जी किसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं? जी, अब वो सिंधे जी मुख्यमंत्री का अपना एकाधिकार होता है, उन्होंने कर दिया। उनको रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। सदन के नेता देखिए, कहां ऐसे घुमा लें चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लें, बात एक ही है। संजय भाई देखिए, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, बहुत ज्ञानी पार्टी है, लेकिन अब जनता ने अस्वीकार कर दिया है। आपको सारे पैंतरे पता है कैसे कर्नाटक में जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपको कर्नाटक में जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया। क्या बात करते हो यार भाई साहब, कहीं तो रुको। संजय जी अकेले कर्नाटक और हिमाचल क्यों लेते हैं? गुजरात लीजिए, गोवा लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, बहुत सारी जगह लीजिए। मैं बता रहा हूँ तिवारी जी, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, नड्डा जी अपना हिमाचल नहीं बचा पाए, मध्य प्रदेश बचाने के लिए घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जनता आपको मध्य प्रदेश से उठा के बाहर कर देगी। 23 मिनट थोड़ा सा देखिए, नड्डा जी नहीं बचा पाए, वो बात अलग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे तो फिर राहुल जी भी चुनाव हार गए थे अमेठी से। तो मैं वही तो कहता हूँ, राहुल जी के चुनाव हारने में एक अंतर है और नड्डा जी के चुनाव हराने में एक अंतर है। नड्डा जी अगर चुनाव व्यक्ति नहीं है, नहीं, अरे स्वीकार करते हैं कि राहुल जी बहुत ही छोटे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा ठोस जवाब दूंगा कि उसका जवाब ही नहीं होगा आपके पास। अरे तो रुक जाओ ना, मैं पूरी बात खोल तो देता हूँ। राहुल जी अगर कांग्रेस का प्रचार करें, कांग्रेस चुनाव आ जाए तो राहुल जी दोषी, मगर नड्डा जी चुनाव आ जाए मोदी जी दोषी नहीं है। वरना अगर चुनाव जीत जाए तो जीत की माला मोदी जी के गले में डाल दो। अरे भैया, दूसरों को भी स्वीकारना शुरू करोगे कि नहीं, कि 2 ही लोगों की पार्टी बना के खत्म कर दोगे पार्टी?
किसी को आगे नहीं आने दोगे। चलिए अभी किसी को तो बोलने नहीं दोगे। संजय जी अभी तो बचाइए जरा अपनी संजय जी, 40 देखिए, जो है। भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छु होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरे देशवासियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से चलती रहेगी, विकास अभी के राह में 6 आगे महीने बढ़ती बाद, रहेगी। अभी 6 महीने लेकिन रुक मैं जाओ, आपका- 6 महीने बाद। त्रिपाठी जी, आपके माध्यम से मैं संजय भाई का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की, भले ही मन से ऊपरी मन से क्या, लेकिन फिर भी मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन धन्यवाद। प्रदीप जी हम तो आपकी स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास कैडर रखते हैं, बेस्ड हमें पार्टी, विपक्ष चाहिए। आपने विपक्ष को कुचलना है। आपने हमने विपक्ष खुद को कहा स्वीकारा कि- है, आपने विपक्ष को कुचलने की बात की है, इसलिए आभार की कोई जरूरत नहीं है। हम तो भाई, तो लोकतंत्र में वो बात है कि हम भी रहे और आप भी रहे, मगर आपके लोकतंत्र में वो बात कभी भी नहीं है। आप चाहते सामने वाला कभी नहीं रहे। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसे और ऊपर से मेरा आभार व्यक्त कर रहे हो? तो चले- ये तो हमारे ब्लड में है ना। संजय भाई, मैं हमारी कह विचारधारा में। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हम ही रहे, अगर हम ही रहते तो आप शायद चर्चा भी नहीं कर रहे होते। आप अपनी आपने अभिव्यक्ति कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन आपने कोशिश प्रदीप तो पूरी जी- की थी कि हम ही रहे। प्रदीप जनता जी, ने नहीं, सामंजस्य जनता ने कैसे आपको बिठाएंगे दिया। अगले चुनाव में? छत्तीसगढ़ मैंने कहा, मध्य प्रदेश में कहा, आप आज पार्टी तोड़ रहे हैं प्रदीप जी, बात सही है, लेकिन सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? बाकी जगह सरकार आपकी बैसाखियों में। सिंधे गुट अपनी अलग सीटें मांगेगा, अजीत पवार जी अलग सीटें मांगेंगे, 288 सीट है कुल, तो कितनी बांट देंगे? आप लड़ेंगे कितने में? क्या शिवसेना के साथ जितना गठबंधन किया उतने ही वही बात करेंगे क्या? देखिए, अभी जब वो चुनाव आएगा तो उस पर चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन अभी अगर वर्तमान की देखा जाए तो आम चुनाव महत्वपूर्ण है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और हम कांग्रेस के मित्र को शुभकामनाएं भी देंगे आपके क्या माध्यम डिलीवर से। करोगे त्रिपाठी जनता जी, को? ये जो अभी आरोप लगा रहे जनता थे, को डिलीवर क्या करोगे? उसका मैं जवाब दे दूं, अगर आप 5 सेकंड समय दे दें त्रिपाठी जी तो। चलिए अब समय भी देखिए, समाप्त हो रहा है दे दो, प्रदीप जी, समय समाप्त हो रहा है। कांग्रेस काफी बार बार बात है। आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, और फिर दबा के पूरा पानी पी पी करके, आज तो संजय जी ने साक्षात प्रैक्टिकल करके बताया, पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। अरे भैया, लेकिन आप तो पार्टी ही पिए जा रहे हैं, वो तो पानी पी के भैया, गाली मुझे दे रहे हैं, तो आप पूरी की सही पूरी सोच- पार्टी पी जा रहे हैं। अरे त्रिपाठी जी, अब आप भी विपक्षी की तरह कहने लगे। त्रिपाठी जी, क्या वो बच्चे हैं कि उनको फुसला के ले आए? लोगों के ऊपर पेशाब करने वालों को ये भी सहन नहीं है। चलिए, कि कोई वो- आदमी सभ्यता से वो उनकी बात एक करते हुए अपराधी पानी हो पी ले। सकता है, एक कार्यकर्ता घर टूट कोई गया, अपराधी हो सकता कैसी है, पार्टी हो गई उस आपकी? पे एनएसए भी लग गई, उसका घर भी ढहा दिया गया। अगर उसको संरक्षण दे रहे होते तो बात अलग थी, एनएसए लग गई, घर ढहा दिया गया। और वो जो आदिवासी बच्चा बैठा है, हालांकि बहुत घृणित कार्य है ये, वो कोई हो सकता है। राजस्थान में भी एकाध ऐसी ही अपराधी सब घटना जगह। हुई थी त्रिपाठी जी, राजस्थान में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ये भाजपा का शासन है, वहां एनएसए लग गया और घर तोड़ दिया गया। क्या फालतू बात राजस्थान में करते हो? कभी हुआ इस प्रकार का कुछ? चलिए ऐसी हमारा बातें समाप्त हो। पता नहीं कौन- श्रीवास्तव कौन सा तथ्य कहां से जी, उठा श्रीवास्तव जी, प्रदीप जी खुद बोल रहे हैं, हालांकि उस सवाल से बच रहे हैं बार बार कि आखिर सामंजस्य कैसे बिठाओगे? अगर लोकसभा की बात करें तो 48 सीटें हैं, कितना ये अजीत पवार गुट को देंगे, कितनी सिंधे गुट को देंगे? विधानसभा की बात करें तो 288 सीटें हैं। तो ये जाकर के, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया, एक उदाहरण सामने आया था कि 17 विधायक टूट के आए थे 36 में से, अजीत जोगी ने तोड़े थे छत्तीसगढ़ में, ज्यादातर हार गए। तरुण बनर्जी जैसे हार गए, जो कि निर्दलीय जीतते रहे हैं, वो भी हार गए थे कांग्रेस के टिकट पे। तो ये आगे आने वाला समय जो चुनाव होगा वो कैसे होगा और क्या उसका नजरिया रहेगा? प्रदीप जी तो पहले ही बोले कि जब चुनाव आएगा तो हम पूरा देखेंगे कि क्या जी। करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ जो आप जो सही बात कह रहे हैं कि इन दलों को कैसे समाहित करेंगे, जी। ये बड़ी सबसे बात, सीटों का बंटवारा किस तरह से करेंगे, जी। ये सारे प्रश्न खड़े होंगे। दूसरी बात यह है कि आप खुद बोलते हैं कि भाजपा एक कार्डर बेस, तो उनका कार्डर भी है जगह जगह पर, तो उस कार्डर का क्या करेंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक तरह से आपको जिन जिन धड़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका टिकट बांटने में परेशानी तो होगी। और जहाँ तक 2024 का चुनाव है या उसके बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव है, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक मुश्किल तो महाराष्ट्र में खड़ी होगी कि भाई आप इन दलों को अगर बांटते हैं तो आपकी संख्या कम होगी, आपकी कम लोग चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए आप सारी जीतते हैं, अगर ये चुनाव हारते हैं तो भी आपके सामने दिक्कत है। फिर ये क्या दूसरे धड़े हैं आपकी पार्टी में तो शामिल हुए नहीं हैं, हो सकता है कि उस समय आपके पास जो व्यवस्था हो सकता है इनको अपनी पार्टी में भी मिला लें, कोई बड़ा काम नहीं है, पार्टियों का मर्जर भी हो जाता है। तो ये सब बातें हैं और हमें लगता है कि एक संकट तो है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। जैसे एक संकट उनके साथ है जो विभिन्न दल हैं जो मिल करके, जो 16 दल मिल करके एक जो महागठबंधन बनाए हैं,
तो उनके साथ भी वही दिक्कत है कि किन जगहों पर कितना टिकट बांटेंगे, कहाँ क्या देंगे, अभी उनके पास भी समस्या है। लेकिन आप महाराष्ट्र में जो आपने प्रयोग किया है, यहाँ एक बड़ी समस्या जरूर है। एनसीपी को, ये जो है शिवसेना शिंदे गुट को, इन लोगों को, यहाँ अजीत पवार को, और हो सकता है कि आने वाले में एक और टूट जाए, उनको भी आपको समाहित करना पड़ेगा, कांग्रेस। और इन्होंने भी बिहार की तरफ देख रहे हैं और प्रदीप जी। दूसरी बात जी। बिहार है, तो ये बहुत सारे हैं। और जब इतनी बड़ी कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, या आपके कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, और वहाँ पर केवल आपका काम, चाहे यहाँ पर उत्तराखंड हो, चाहे कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम बिना तोड़े फोड़े आपका काम चलता नहीं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को तोड़ के लाते हैं जिन पर आप सवाल खड़ा करते हैं। अब उन पर आप सवाल भी खड़ा करते हैं कि ये चोर है, बेईमान है, इन्होंने घोटाला किया, वो घोटाला किया, दूसरे दिन आपके यहाँ चले आते हैं। तो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। नेशनल करप्ट पार्टी अब नेशनल करेक्ट पार्टी हो गई है करेक्ट कर बीजेपी लिया में आने आपने, के बाद। कोई करप्ट नहीं है आपके यहाँ जाने के बाद। करेक्ट हो गई है। हाँ, करेक्ट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इतनी जरूरत क्या है। निश्चित रूप से आपको इतनी बड़ी पार्टी को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब रही बात एक तोड़ फोड़ के लोगों की ताकत कमजोर करना है, तो उससे आपकी ताकत बढ़ जाएगी। ये हमें लगता है कि कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को तोड़ करके अपनी ताकत बढ़ा लें। हो सकता है आपके साथ आने वाले की वजह से भी आपकी ताकत कमजोर हो जाए। उन क्षेत्रों में जहां आपके कार्यकर्ता मजबूत हैं, अगर इनको टिकट देंगे, चुनाव नहीं जीत पाए, तो वहाँ पर आपकी संख्या भी कम होगी। अगर ये जीत जाते हैं तो भी आपकी संख्या कम होती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों को सोचना है, जो सुलझने वाले नहीं हैं। जी जी जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, पवन पांडे जी आपका, संजय जी आपका, प्रदीप जी आपका। आपने अपना समय दिया और हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। तो आज हमने बात की महाराष्ट्र की पल पल बदलती राजनीति की और एनसीपी के नाम निशान को लेकर पवार परिवार की लड़ाई की। हालांकि नाम और निशान किसको मिलेगा यह तो अभी चुनाव आयोग के पाले में है, मगर जिस तरह से शिवसेना ने विधायकों की संख्या बल के आधार पर शिंदे गुट नाम और निशान लेने में सफल रहा है, कुछ वैसा ही हाल एनसीपी में भी देखने को मिल रहा। लेकिन आज जो पवार के समर्थन में विधायकों की मौजूदगी दिखी, वो अजीत पवार को थोड़ा विचलित करने वाली है, क्योंकि उनके समर्थन में केवल 31 विधायक थे, जबकि दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें कम से कम 37 विधायकों की जरूरत है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि जो विधायक दोनों ही गुटों में नहीं पहुंचे थे, वे कौन सा खेला खेल करते हैं। बहरहाल मौजूदा समय में महाराष्ट्र की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।